तो चलिए दोस्तों, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरेटिकल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड है, हमको ये जानना है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हमको प्राप्त कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा डायग्राम है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये हमारा डायग्राम है। तो हमें इस डायग्राम में से ही हमको इस वैल्यू को फाइंड करना है या हमको निकालना है कि ये हमारा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हमें कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस सर्किट में हम लोग सबसे पहले विद्युत धारा का प्रवेश कराएंगे या इलेक्ट्रिकल करंट का हम लोग इसमें एंट्री कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ से धारा इधर से चली हमारी प्लस की तरफ से, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल करंट आई चलती है ए पॉइंट तक। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब हमारी जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल करंट थी वह यहाँ ए पर आई। अब इस यहाँ पर दो रास्ते बन रहे हैं दोस्तों, एक बी बन रहा है और एक डी। तो यहाँ पर दोनों दोनों तरफ देखिए दो धाराएं, मतलब कि ये जो हमारी धारा है वह दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहला बढ़ जाएगी हमारा I1 में और दूसरा बढ़ जाएगी हमारी I2 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी विद्युत धारा थी वह बढ़ गई I1 और I2 में। अब दोस्तों, इस धारा I को अगर हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पे अगर लाएं, ये यहाँ B पर आई। अब B पर भी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमें दो रास्ते प्राप्त हुए, एक रास्ता C है और एक रास्ता D। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम I को इधर लाते हैं और बांटते हैं, तो ये अगर इसे मान लीजिए यहाँ पर भेजें और ये नया टूटने के बाद बन गया I3, और ये जो हमारा C की तरफ जब जाएगा विद्युत धारा, तो हम दोस्तों जब भी जाएगा ये I में से ही बचा हुआ धारा जाएगा। तो उसे हम लोग प्राप्त करने के लिए हम उसमें मतलब कि I3 में I1 में I3 को माइनस कर देंगे, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वही हमारी मतलब कि यहाँ B से C की तरफ जाएगी। तो हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट I1 माइनस I3। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी धारा है, जो हमारी B से D की तरफ जा रही है, वह I3 यहाँ से यहाँ I3 B से D की तरफ आ रही है और I2 A से D की तरफ आ रही है। अब ये दोनों धाराएं यहाँ पर आके मिल जाती हैं, तो ये आपस में धाराएं जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद ये धाराएं C की तरफ जाएंगी। तो दोस्तों इन धाराओं को अगर हम लोग यहाँ पे D पॉइंट पे अगर लाएं और यहाँ से अगर इनको आगे बढ़ाना चाहें, तो ये बन जाएंगी I2 प्लस I3 इन ब्रैकेट। अब दोस्तों ये दोनों धाराएं जब यहाँ पर C पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो दोनों धाराओं को हमको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे I1 माइनस I3 इन ब्रैकेट प्लस हमारा है I2 प्लस I3 इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे दोस्तों इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम लोग इन दोनों धाराओं को क्या करेंगे, खोलेंगे, इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको ये देखेंगे, माइनस और प्लस से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2। और ये दोस्तों जो हमारा I1 प्लस I2 है, ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे देखिए जो हमारा I था उसको दो हिस्से में हम लोग बांटे थे, I1 और I2 में। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं
I1 प्लस I2 बराबर I। तो दोस्तों सी के बाद ये जो धारा यहाँ से निकलेगी सर्किट में से, वो धारा या हमारी इलेक्ट्रिकल करंट होगी वह आई होगी। तो यहाँ आप देखेंगे आई धारा यहाँ से निकली, ए की तरफ से गई बढ़ते हुए, और हमें वापस आई धारा प्राप्त हो गई। तो ये दोस्तों हमारे किरचॉफ के पहले नियम की तरह हो गया कि धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे धारा आई गई और हमें आई वापस आके मिल गई। तो ये तो दोस्तों थी बातें इलेक्ट्रिकल सर्किट की। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे कि यहाँ पे हमें दो पाश प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इसको देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे हमको, ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो हम लोग इसको लिखेंगे पास ए बी डी ए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस पास में क्या क्या हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए से बी तक जाने में हमें धारा आई प्राप्त हो रही है, I1 प्राप्त हो रही है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वह R1 हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, और दोस्तों आप लोग एक बात जानते होंगे कि जब धारा सीधी दिशा में चलती है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और वह जब विपरीत दिशा में जाती है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी तो धारा क्या है, दिशा में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग इसको लगा दिए, ए से बी की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग इसको माइनस लगा दिए। अब हमको बी से डी की तरफ आना है, तो ये भी धारा की दिशा में ही जा रही है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त होगा, बी से डी तक। तो हमें बी से डी तक प्राप्त हो रहा है I3 और R5, और ये हमें धारा की दिशा में मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस R3 और I3 और R5 सॉरी। अब दोस्तों हम देखेंगे डी से ए की तरफ। तो डी के ए की तरफ जो हमारी धारा है वह उल्टी दिशा में बहने लग रही है, तो अब हम उसे प्लस लगाएंगे, वहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे देखिए हम प्लस लगा दिए, और हम लिखेंगे I2 और R2। ये दोस्तों हमें ये मिल गई। और दोस्तों और यही हम अगर पास टू के लिए देखें, यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें पास टू, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला पास बना और यही हमारा दूसरा पास बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा दूसरा पास होगा वह बी सी डी बी होगा। तो दूसरा पास हम लिख लिए बी सी डी बी। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू हमको मिलेगी वह देखिए क्या क्या मिलती है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बी से सी तक जाने के लिए हमें क्या मिलेगी, ये धारा की दिशा में जा रही है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, माइनस I1 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे दोस्तों, और I3 और R3 है। और दोस्तों हमें देखेंगे कि ये हमारी जो C से D की तरफ जा रही है, जो कि धारा के बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे I2 प्लस I3 इन ब्रैकेट, और फिर लिखेंगे R4। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे D से B की तरफ जाने वाली धारा। तो ये भी धारा विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे हम इसके लिए भी लिखेंगे प्लस I3 और R5। अब दोस्तों इन दोनों को इक्वल टू लिख के 0 लिख देना। अब हम लोग को दोस्तों मानना होगा, माना I3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम लोग इसे क्यों मानेंगे,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा व्हीटस्टोन वाला प्रोजेक्ट था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी R5 या जो हमारी पीली बल्ब थी वह जब बंद रहेगी, यानी जब वहाँ उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तभी क्या होंगे, हमारे जो रजिस्टेंस हैं वह सभी इक्वल्स होंगे। अगर वह उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब इसमें से या इन चारों में से किसी एक की वैल्यू सेम नहीं है बाकी सब की तरह। तो अगर हम इस हमारे जो ये हमारा जो फार्मूला मिल रहा है हमको, या जो भी हमको अभी यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे अगर हम I3 बराबर 0 लिख दें तो देखिए अब हमको क्या प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पे I3 नहीं है, यहाँ पे I3 है और यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। इसको हम दोस्तों मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 1। और दोस्तों ये जो हमारी है, यहाँ पर भी इस वाले पे भी हमको I3 इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है। तो ये तो दोस्तों खैर 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 होगी, ये 0 हो जाएगी। अब बचेगी, अगर इसे ब्रैकेट में ही रखना चाहें या इसको खोल दें तो बनेगा I1 R3 और फिर बनेगा हमारा प्लस I2 R4 इज इक्वल टू C। जैसा कि दोस्तों हमें दो समीकरण अभी मिल गए हैं, तो इन दोनों समीकरण में अगर हम अभी थोड़ा और चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले समीकरण में अगर देखें तो हमें मिला है -I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो इस चुना हम इसे प्लस कर दें, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा बन जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। और दोस्तों यदि हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल करंट को एक साइड कर दें और रेजिस्टेंस को एक साइड कर दें तो ये हमारा बनेगा I1 I2 इज इक्वल टू R1 I1 अपान I2 इज इक्वल टू R1 अपान R2। तो इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 अब माने तो ये हमारा सही रहेगा। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आएंगे हमारे दूसरे समीकरण की तरफ, जो हमें मिला है -I1 R3 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर हम इसे भी अगर इसकी तरह लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, इसको पहले उस तरफ भेजेंगे I1 R2 सॉरी। तो अगर हम इसको यदि हम इस समीकरण में थोड़ा चेंज करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे I2 R4 इज इक्वल टू I1 R3। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस था, हम लोग इसको इक्वलेंट की इस तरह भेज दिए तो ये हमारा प्लस हो गया। अब इसको भी हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, आई को इस साइड ला के I1 I2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। तो दोस्तों हमारा समीकरण भी हमें मिला I1 अपान I2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिए, देखेंगे हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है I1 अपान I2 और इसमें भी I1 अपान I2। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान
R4। ये वैल्यू देखिए दोस्तों हमें मिल गई, यही हमको वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो इस वैल्यू को दोस्तों हम लोगों ने इसी सर्किट से प्राप्त किया है, जो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट है। तो यही थी दोस्तों, और यही कारण है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर I3 बराबर 0 अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो फार्मूला भी हमें मिला है वह इक्वल नहीं होगा। और यह अगर इक्वल नहीं होगा तो हम किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसी बेस पे इसी बेस पे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह बना हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और टॉपिक के वीडियो में। बाय बाय।